आज की वीडियो में हम ईआरपी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी नीड या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ईआरपी की एवोल्यूशन, ईआरपी के डिफरेंट मॉड्यूल्स को स्टडी करेंगे और इसके बाद फिर ईआरपी के डिफरेंट फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स को भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ईआरपी की डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि जो ईआरपी है यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ई फॉर एंटरप्राइज, आर फॉर रिसोर्स एंड पी फॉर प्लानिंग। इन तीनों वर्ड्स को हम वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। इसके बाद फिर ईआरपी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ई फॉर एंटरप्राइज के क्या मीनिंग है। एंटरप्राइज को कंपनी, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। Enterprise means group of people works together to achieve common goal with the help of resources. Enterprise का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं ताकि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी एंटरप्राइज या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनके काम करने का मकसद यही होता है कि किसी कॉमन गोल को अचीव करना। कॉमन गोल वही होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है। इसको आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी कह सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो इसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपनी एफर्ट्स लगाते हैं और इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट रिसोर्सेज कोई भी कंपनी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकती। अब रिसोर्स क्या चीज़ होती है? रिसोर्स इज एनीथिंग विच इज़ यूज्ड टू रन एन एंटरप्राइज और कंपनी। कि कंपनी को अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे रिसोर्स का नाम देते हैं। और रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो आमतौर पर चार तरह के होते हैं कि सबसे पहले आपको लोग चाहिए होते हैं किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। फिर आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरह आपको बहुत सारी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसी पैसे से आप लोगों को हायर करते हैं, इसी तरह मटेरियल को परचेज़ करते हैं और मशीन्स को परचेज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी भी एक कंपनी को चाहिए होते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। अब देखते हैं कि प्लानिंग के क्या मीनिंग है। प्लानिंग मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। प्लानिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की जा सके, कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। रिसोर्सेज की हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो कि आप कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट लें। मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो, आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। तो इसीलिए प्लानिंग करते हैं कि प्लानिंग से जो आपकी रिसोर्सेज होंगे ना उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। इसके अलावा प्लानिंग का एक ये भी मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइन करती है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। इसे आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का भी नाम दे सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को डिफाइन करती है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं और वो कैसे अचीव करेंगे। तो ये प्लानिंग में बेसिकली आपके कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन होते हैं, आपके एक्शन प्लान होता है कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कौन से ऐसे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो ये तो इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग थे, एंटरप्राइज के, रिसोर्स के और प्लानिंग के। अब हम ईआरपी की एक डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज with the aim of optimum utilization of enterprise और organizational resources। ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के लिए। अब इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें प्रोडक्शन है, प्रोक्योरमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, HR है, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, प्लानिंग है। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती जाती हैं वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते जाते हैं और उन डिपार्टमेंट्स का साइज़ भी बड़ा होता जाता है। तो ईआरपी क्या करता है कि ये बेसिकली इंटीग्रेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं, उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उन सब को इंटीग्रेट करता है
उन सब को इंटीग्रेट करने का मकसद क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज है ना, उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की जा सके, उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की जा सके। अब ईआरपी क्या करता है कि ये इन सारे डिपार्टमेंट्स को एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस प्रोवाइड करता है कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, प्रोडक्शन है, प्रोक्योरमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, एचआर है, फाइनेंस है, ये सारे डिपार्टमेंट्स इसी कॉमन डेटाबेस को यूज़ करते हैं और इसी के ऊपर ये अपने डेटा को शेयर करते हैं। अब ईआरपी से पहले क्या था कि हर एक डिपार्टमेंट अपने डेटा को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहा था। प्रोडक्शन का अपना डेटाबेस था, प्रोक्योरमेंट का अपना डेटाबेस था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अपना डेटाबेस है, इसी तरह एचआर, फाइनेंस और सेल्स का। तो ईआरपी क्या करता है कि बेसिकली ये इन सारे डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक लिंक को एस्टैब्लिश करता है, इन सारे डिपार्टमेंट्स को इंटरकनेक्ट करता है और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर सारे डिपार्टमेंट्स अपने डेटा को शेयर करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है ना, तो यहाँ पे डेटा की डुप्लीकेशन नहीं होती। हर डिपार्टमेंट जो है ना वो सिर्फ एक ही डेटाबेस को यूज़ करता है, तो यहाँ पे डेटा की डुप्लीकेशन नहीं होती और इससे आपको डेटा की इंटेग्रिटी भी अचीव होती है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हर एक डिपार्टमेंट अपने डेटा को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहा है तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि इससे डेटा डुप्लीकेशन भी हो और डेटा के दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट भी हो कि एक डिपार्टमेंट के पास एक तरह का डेटा है, दूसरे डिपार्टमेंट के पास दूसरी तरह का डेटा है और वो दोनों आपस में बिल्कुल मैच नहीं करते। ये चीज़ एलिमिनेट हो जाती है ईआरपी के अंदर, बिकॉज ईआरपी में आपका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, तो यहाँ पे कोई डेटा डुप्लीकेशन नहीं होती और आपको डेटा की इंटेग्रिटी भी अचीव होती है, मतलब आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है। तो बेसिकली ईआरपी क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि कंपनी या एंटरप्राइज के जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनको इंटीग्रेट किया जा सके। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की जा सके। अब ईआरपी की एवोल्यूशन कैसे हुई? ईआरपी से पहले क्या कुछ था? सबसे पहले 1970s के अंदर एमआरपी को बनाया गया, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। यहाँ पे क्या होता था कि आपको प्रोडक्शन के लिए जितना मटेरियल चाहिए ना, उसके लिए आप प्लानिंग करते थे। इसके बाद फिर MRP2 आया 1980s के अंदर, इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उनकी प्लानिंग के लिए ये एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। इसके बाद 1990s के अंदर ERP आया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके बाद 2000 के अंदर एक्सटेंडेड ERP आया। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ERP के अंदर ही कुछ फीचर्स को ऐड कर दिया गया जिसे एक्सटेंडेड ERP का नाम दिया गया। अब ERP से पहले क्या था, चूंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने डेटा को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहा था, हर डिपार्टमेंट का अपना से डेटाबेस था, तो यहाँ पे क्या था कि हर डिपार्टमेंट को अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी। HR के लिए अपना सॉफ्टवेयर होता, फाइनेंस का अपना सॉफ्टवेयर होता, प्रोडक्शन का अपना सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट का अपना सॉफ्टवेयर होता है और मार्केटिंग का अपना सॉफ्टवेयर होता है। मतलब हर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि वो अपने डेटा को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोई डेटा चाहिए तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, दूसरे डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है और उसके अगेंस्ट उसको रिक्वायर्ड डेटा मिल जाता है। अब यहाँ पे ये एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है, बिकॉज आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगी और उसके रिस्पॉन्स में जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है ना वो आपको डेटा देगा। तो इससे जो आपकी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग है ना वो डिले हो जाती और जो रिसोर्सेज है ना वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होते, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा टाइम जो है ना वो इसी तरह कंज्यूम हो जाता है आपकी डेटा की शेयरिंग में। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ना ERP बनाया गया कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो इसमें आप हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डेटाबेस नहीं बना सकते, क्योंकि इससे आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, अलग अलग डेटाबेस चाहिए होगा और फिर इन सब को के दरमियान लिंक को एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल काम है। और अगर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ डेटा को लेना है तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए ने ERP बनाया गया। अब हम देखते हैं कि ERP की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले यह कि इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस, कि ERP क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं ना उनको इंटीग्रेट करता है।
ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं ना, उन सब को इंटीग्रेट करके उन सब का जो डेटा है ना, उसको एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर शेयर करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी एग्जेक्टिव्स होते हैं ना, उनके पास रियल टाइम डेटा अवेलेबल होता है उनके लैपटॉप के ऊपर या उनके पीसी के ऊपर। उनको हर एक डिपार्टमेंट्स के जो डैशबोर्ड होता है ना, उस तक एक्सेस होती है। तो उनको क्रिटिकल डेटा उनकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लाइव आ रहा होता है। तो यहाँ पे उनको किसी से डेटा मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि सारे बिजनेस ऑपरेशंस जो होते हैं ना, वो लिंक हो जाते हैं। सबका डेटा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि फास्ट एंड इजी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि जब आपके पास किसी भी डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए ना, तो वो फ़ौरन से ईआरपी को एक्सेस करके उस डेटा को ले सकता है। तो यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगता, विद इन नो टाइम आप अपने रिक्वायर्ड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में जो भी आपको डेटा चाहिए ना, वो आपको रियल टाइम डेटा अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईआरपी को यूज़ नहीं करते और आपको सेल्स का या मार्केटिंग का डेटा चाहिए या प्रोडक्शन का डेटा चाहिए, तो आपको उस डिपार्टमेंट से डेटा को लेना पड़ेगा। इसी तरह सेल्स से भी डेटा को लेना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कितनी हुई और सेल कितनी हुई। तो इससे आपको दो डिपार्टमेंट से डेटा को एक्वायर करना पड़ेगा। और इसी तरह फिर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको वेयर हाउस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जबकि अगर आपका ईआरपी है, तो ईआरपी में क्या होता है कि आपको एक डैशबोर्ड के ऊपर हर किस्म का क्रिटिकल जो डेटा होता है एक ही स्क्रीन के ऊपर आपके पास अवेलेबल होता है। तो इसी डेटा को यूज़ करते हुए आप क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास प्रोडक्शन या सेल्स का डेटा आ गया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की सेल्स अब कितनी चल रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको कितनी प्रोडक्ट्स और बनानी है ताकि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। आप रिपोर्ट्स को भी जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स बना सकते हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स बना सकते हैं, आपके जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है उसकी आप रिपोर्ट बना सकते हैं। तो डिफरेंट रिपोर्ट्स को आप जनरेट कर सकते हैं। आप अपने रेवेन्यू की रिपोर्ट्स बना सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्शन या उनकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। इससे कोलैबोरेशन बढ़ती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान लिंक बन जाता है, उनके दरमियान एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है और वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को एक्सेस करते हैं ना, तो इससे उनके दरमियान कोलैबोरेशन बढ़ती है। नेक्स्ट है, इससे आपके जो रिसोर्सेज है ना, उनकी बेटर यूटिलाइजेशन होती है। आप बहुत कम टाइम के अंदर अपने डेटा को एक्सेस करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेज है ना, वो बेहतर यूटिलाइज हो रहे हैं। और अगर आप डिसीजन मेकिंग की बेस पे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं या अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करते हैं, तो इससे ओवरऑल क्या होता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। अब जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेशन में काम करते हैं, उनके दरमियान फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, फास्ट इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होती है। जब आपके रिसोर्सेज भी इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इससे बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बिकॉज बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो मिल के काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करते हैं। इससे आपको कंपेटिटिव एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, वो ईआरपी को यूज़ कर रही हैं। अगर आपकी कंपनी भी ईआरपी को यूज़ कर रही है, तो वो कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है। ईआरपी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं और इन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके ही ईआरपी बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, इसमें एचआर को मैनेज करने के लिए एचआर का मॉड्यूल होगा, फाइनेंस का अलग से मॉड्यूल होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक अलग से मॉड्यूल होगा, प्रोडक्शन है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स काम करते हैं ना, हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना मॉड्यूल होता है और हर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एचआर के मॉड्यूल को देखें ना, तो इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी होगी। इसमें एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की फंक्शनैलिटी होगी, एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, अटेंडेंस, लीव्स, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट के मैटर्स सारे के सारे अवेलेबल होंगे इस मॉड्यूल के अंदर। मतलब जो भी एक मॉड्यूल लेंगे उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो कि उस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रही होती है। लेकिन ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना, ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं। एचआर का डेटा भी इसी डेटाबेस के अंदर आता है, फाइनेंस का भी इधर आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी इधर आता है, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का डेटा इसी एक ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर आता है। अब हम देखते हैं कि इसकी फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर आप चेंजेस को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर कोई चेंजेस आती हैं या कोई नए डिपार्टमेंट्स ऐड होते हैं या उनके फंक्शनैलिटी में किसी तरह की चेंजेस आती हैं, तो आप उनको ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं ईआरपी के अंदर। ये इजी टू यूज़ होता है। इजी टू यूज़ का मतलब ये है कि ऐसी आईटी एप्लीकेशन है जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली डिज़ाइन की गई है कि कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। तो इसीलिए कंपनी के अंदर जो भी इंडिविजुअल, जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो बहुत कम ट्रेनिंग के साथ फेमिलियर हो जाते हैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। इसके अलावा ये है मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच का मतलब ये होता है कि इसके चूँकि बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, वो इंटीग्रेट होके ये एक सॉफ्टवेयर बनता है। मतलब जो ईआरपी होता है ना, इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। एचआर है, फाइनेंस है, सीआरएम है, एससीएम है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, प्लानिंग है। तो इसीलिए इसे कहते हैं ये मॉड्यूलर है कि बहुत सारे पार्ट्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। अब आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है ना, तो इसमें बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। तो इसलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप भी अपनी कंपनी के अंदर ईआरपी को इम्प्लीमेंट करें और इसके बेनिफिट्स को यूटिलाइज करें। मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट्स। अब चूंकि ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, और सारे डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक लिंक एस्टैब्लिश करता है, तो इससे क्या होता है कि आपको जो भी डेटा चाहिए, आपको जब भी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आपके पास डैशबोर्ड के ऊपर सारा डेटा अवेलेबल है। तो आपको बहुत सारी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करते रहें और उनसे रिक्वायर्ड डेटा लेते रहें, बल्कि आप बहुत कम एफर्ट्स के साथ अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये कंप्रिहेंसिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितना भी काम हो रहा है, वो सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं ना, इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है, इट्स फैसिलिटेट्स स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में भी ये फैसिलिटेट करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रियल टाइम डेटा आ रहा है, आपके पास लाइव डेटा आ रहा है, तो उसी को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले ये कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनकी बेटर यूटिलाइजेशन होती है। जब सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को यूज़ करते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के पास दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा इजीली अवेलेबल होता है। वो उसको जब चाहे, जिस तरह चाहे यूटिलाइज कर सकता है और विद इन नो टाइम आप दूसरे डिपार्टमेंट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना तो कोई टाइम डिले आता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, ना ही रिसोर्सेज एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पड़ते हैं डेटा को एक्वायर करने में। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन होती है और फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है। चूंकि आपके पास लाइव डेटा है, आप उसको क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन कैसे होती है कि अगर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना, एचआर का अपना सॉफ्टवेयर है, उसका अपना डेटाबेस है, मार्केटिंग का अपना सॉफ्टवेयर है, उसका अपना डेटाबेस है, इसी तरह प्रोडक्शन का अपना सॉफ्टवेयर है, अपना डेटाबेस है। तो इससे क्या होगा कि आपकी डेटा की भी डुप्लीकेशन होगी और आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेंगे और वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक भी नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और आपकी जो ओवरऑल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन होगी ना, वो एफिशिएंट नहीं होगी। बेटर कस्टमर सर्विस। अब जब आपके पास सारा डेटा एक ही जगह पे अवेलेबल है ना, प्रोडक्शन का, सेल्स का, मार्केटिंग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल्स ज़्यादा है और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल्स कम है। या आपको ये भी पता चल सकता है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके वारंटी क्लेम्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट के अंदर वारंटी क्लेम्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि किस वजह से वारंटी क्लेम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप बेटर कस्टमर सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब आपकी रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, कॉस्ट रिडक्शन होगी, तो डेफिनेटली इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। फोरकास्टिंग इज ईजी। चूंकि आपके पास सारा डेटा एट वंस अवेलेबल है, आपके डैशबोर्ड के ऊपर हर डिपार्टमेंट का क्रिटिकल डेटा अवेलेबल है, तो आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं प्रोडक्शन की, सेल्स की और रॉ मटेरियल्स आपको फ्यूचर में कितना चाहिए होगा, ये और आपको फाइनेंस कितना चाहिए होगा, आप कितना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, आपको कितनी पेमेंट्स फ्यूचर में करना होंगी, ये सारी चीज़ों को आप इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले कि ये बहुत एक्सपेंसिव है।
ईआरपी बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, ओरेकल बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, एसएपी बनाता है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ईआरपी बनाती हैं। तो ईआरपी जो है ना ये एक्सपेंसिव होता है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना वो डिफ़िकल्ट होती है, उस पर बहुत सारा टाइम लगता है। ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन में 3 तरह की पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो वो कंपनी होती है ना जो ईआरपी बनाती है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है या एसएपी है। दूसरी पार्टी वो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईआरपी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। थर्ड पार्टी होती है ईआरपी कंसल्टेंसी कंपनी जो ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन करती है। वो ईआरपी मेकिंग कंपनी से ईआरपी सॉफ्टवेयर को लेती है और कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। डिफ़िकल्टी इन इंटीग्रेशन, ये सबसे एक मुश्किल टास्क होता है। अब चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का जो काम होता है ना वो दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इसीलिए इन सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना, इनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना, ये एक खासा डिफ़िकल्ट टास्क होता है और इसके ऊपर बहुत सारा टाइम लगता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।